जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक नई वीडियो 11th क्लास से रिलेटेड। 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल वीडियोस होंगी। ये एक सीरीज है जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत। तो उसके हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और एक एक वीडियो में एक चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपको पूरी बुक को समझने में आसानी होगी। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी बुक है जो देखने मिलती है हमारे को, राजनीतिक सिद्धांत, ओके, जो पॉलिटिकल थ्योरी है 11th क्लास की सेकंड बुक। पहली बुक जो है, पहली बुक के आपको मैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन पर रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं मैं, और जो आपको देखने को मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप चैनल पे जाकर देखोगे तो इसका जो पहला चैप्टर है इस बुक का हमारे को देखने को मिलता है वो है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि राजनीति क्या है। तो राजनीति जो है उसको समझने के लिए जिस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। ओके, राजनीति को समझने के लिए जिस प्रक्रिया का या जिस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम अनेक लोगों के विचारों को पढ़ेंगे जो विचारक थे, पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे हमारे को। कुछ वेस्टर्न थिंकर्स हैं, कुछ इंडियन थिंकर्स हैं, जिसमें कि हम देखेंगे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जिन्हें, और इंडियन थिंकर्स में बात करें अंबेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं या बाल गंगाधर तिलक है। तो इन सब के हम विचारों को पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, और उनके माध्यम से अनेक जो दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं हमारे को, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये अवधारणाएं उनके द्वारा व्याख्यात की गई। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान एक ऐसी कॉन्सेप्ट माना जाता है जिसमें कि कोई एक परिभाषा नहीं होती मैथ की तरह। जैसे गणित में क्या है कि जैसे त्रिकोण है या हम कहें ट्राइंगल की एक डेफिनेशन होती है, इसी तरीके से हम देखें क्वाड्रिलेटरल की एक डेफिनेशन होती है। कोई भी चीज है जो मैथ में वो होती है, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक सिद्धांत है इसमें सभी की अभी अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती है और सबके अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं एक अवधारणा पर। जैसे अगर कहा जाए समानता सबके अनुसार समान नहीं है कि हाँ, अगर हम बात करें प्लेटो के अनुसार समानता अलग है, अरस्तु के अनुसार आम लोगों के अनुसार समानता का व्यवहार अलग है। एक गरीब व्यक्ति की नजर से देखोगे तो समानता है कि हाँ विशेष छूट मिले। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंतर्गत। ओके, तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो इसमें एक और नई बुक है ये जो देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक मानव ऐसा अद्वितीय व्यक्ति होता है जो हम देखें जीव है जिसके पास विवेक होता है, सोचने समझने की बुद्धि है, सही गलत का फैसला कर सकता है, वो अपनी गतिविधियों से व्यक्त करने की योग्यता होती है, उसे अपनी भाषा के माध्यम से अपने संवाद को कर सकता है एक दूसरे से, और अपने विचार रख सकता है किसी बात पर। ठीक है, तो इसमें हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, तो वाई वी हैव नीड ऑफ गवर्नमेंट, एंड सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, तो विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज बेनिफिशियल, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज बैड फॉर द सोसाइटी। तो वी विल डिस्कस दीज एस्पेक्ट्स इन दिस वीडियो। क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है? अगर हम कहें कि लॉ एंड ऑर्डर क्या हमारी स्वतंत्रता को लिमिटेड वे में सीमित कर देता है, एक सीमा लगाता है, उसको कुछ बाउंडेशन लगाता है, इसको लेकर भी अनेक विचार देखने मिलते हैं। अगर हम कहें कि हाँ स्वतंत्रता है, अगर स्वतंत्रता पर क्या सीमाएं होनी चाहिए, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। राष्ट्र सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है, तो जो गवर्नमेंट है उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने सिटीजन्स के लिए, वो देखेंगे। और साथ ही साथ हमारी क्या जिम्मेवारी एक दूसरे के प्रति, एक नागरिक के तौर पर, एक सिटीजन के तौर पर, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इसमें अनेक जो अवधारणा है वो समझने की कोशिश करेंगे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में जो विचार रखे गए हैं विचारकों के द्वारा, उन्हें समझेंगे। अतीत और वर्तमान में कुछ राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर, जिसमें हम बात करें तो प्राचीन काल के जैसे कि अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, ये जो देखने को मिलते हैं हमारे को, ये प्राचीन काल के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है इनका। और जबकि कुछ नए थिंकर्स की बात करें तो रूसो, कार्ल मार्क्स है, जॉन लॉक है, इनके विचारों को पढ़ेंगे, जे.एस. मिल है। और इंडिया में महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि के विचारों को पढ़ेंगे। तो इसके अलावा हम देखते हैं राजनीति क्या है। सबसे पहली जो बात शुरू होती है इसमें राजनीति क्या है, तो आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग तरह की राय रखते हैं। जैसे राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है।
तो राजनेता क्या कहते हैं, आपने देखा वो पॉलिटिशियंस वो कहते हैं कि ये तो एक हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, एक जन सेवा है, ये नागरिक सेवा है। वो अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अन्य लोग कुछ कहते हैं राजनीति एक दांवपेच है, राजनीति को दांवपेच की नजर से देखते हैं। बाकी लोग, अगर हम आम लोग जो देखते हैं, हम कहते हैं यार सब कुछ राजनीति चल रही है फालतू की है। तो कहीं पर भी हम देखते हैं कोई धांधलेबाजी चल रही है या कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, तो यार ये सब राजनीति में चलता रहता है, राजनीति है। तो राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, ज्यादातर लोग ये मानते हैं। ठीक है, जैसे कि कई अन्य के लिए राजनीति वह राजनेता करते हैं जो दल बदल करते हुए जब देखते हैं, हम कहते हैं देख ये हो गया, इस पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में चला गया। जैसे अभी तुमने देखा उद्धव ठाकरे का जो महाराष्ट्र में चला, या फिर हमने अभी राजस्थान में देखा था अशोक गहलोत और ये सचिन पायलट के बीच में, या हम देख रहे हैं आए दिन कि रोजाना कितने जो लोग हैं पार्टी बदलते रहते हैं, एक दूसरे दल बदल करते रहते हैं, झूठे वायदे करते हैं, बड़े चढ़े दावे करते हैं और उसके बाद में कितने पूरे होते हैं कोई हिसाब किताब नहीं रखता। तो ज्यादातर आम लोग जो है इस नजरिए से देखते हैं कि राजनीति तो यार ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, घोटालों से जोड़ तोड़ से। जैसे अभी आप देख रहे हो कि ईडी के द्वारा केजरीवाल को सम्मन भेज दिया गया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गया। तो चल क्या रहा है ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है हमारे को, ऐसा लगता है कि राजनीति ये है जो हम कहते हैं कि यार ये धांधलेबाजी चल रही है, मतलब राजनीति के लिए कुछ भी। तो हम कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। जैसे एक क्रिकेटर है, कोई क्रिकेटर टीम में जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहा होता है, तो हम कहते हैं देख राजनीति कर रहा है ये तो। इसके अलावा हम कहें कि गंदी राजनीति कहते हैं हम इस चीज को। सिनेमा के कलाकार अक्सर आपने देखा होगा नेपोटिज्म चल रहा होता है, तो हम कहते हैं यार ये पॉलिटिक्स चल रही है इसमें भी। बॉलीवुड कुछ नहीं है, बॉलीवुड में पॉलिटिक्स है। हाँ, जिसके बच्चे सिर्फ वही देखने को मिलते हैं हमारे को कि हाँ जो एक्टर एक्ट्रेस जो देखने को मिलते थे उन्हीं के बच्चे आज वो काम कर रहे हैं एज ए एक्टर। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करें तो इसमें हमारे को ये देखने मिलता है कि राजनीति असलियत में क्या है। अब मैं ये बताऊं आपको, ये तो अलग अलग लोगों के द्वारा विचारधारा है। अब इस शब्द में ही छिपा है राजनीति का अर्थ, ध्यान से समझना। राजनीति दो शब्दों से मिलकर बनाइए राजनीति। तो राज करने की जो नीति है उसी को तो राजनीति कहते हैं। क्या? राज करने की नीति को ही राजनीति कहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आपने घर में देखा होगा दो बहुओं के बीच में लड़ाई होती है, किस चीज को लेकर होती है? सिर्फ कि तिजोरी की चाबी किस पे रहेगी, वो भी राजनीति है। या क्लास में मॉनिटर को लेकर जो होती है उसे हम कहते हैं वो भी राजनीति है। या फिर हम कहें राजनेता के द्वारा जो की जाती है वो भी राजनीति है। तो राजनीति क्या है? बस सिर्फ सत्ता को पाने के लिए जो राज करने की नीति अपनाई जाती है उसी को हम कहते हैं राजनीति। ओके, राज करने की नीति को ही राजनीति कहते हैं। सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेशी नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। ये सारी चीज देखते हैं हम। तो भ्रष्ट सरकार लोगों के, अब अगर हम कहें अगर सरकार अच्छी हुई तो देश का विकास बहुत तरक्की से होगा और बहुत तेजी से देश तरक्की करेगा। अगर सरकार बेकार हुई तो देश पूरा एक तरह से बट जाएगा और देश पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाएगा। अगर भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन में आ जाए तो वो क्या संकट में डाल सकती है पूरे देश को ही। क्यों बोलते हैं ना, ये आपने ये गाना सुना होगा कि मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। तो वैसा कुछ हो सकता है अगर एक भ्रष्ट सरकार आ जाए तो। क्यों? वो क्या है कि वो देश के लिए कुछ सोचेगी नहीं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ साधन की बात करेगी और कुछ नहीं करेगी। तो अगर हम बात करें तो सारी चीजें रुक जाएंगी, दंगे हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए, सांप्रदायिक सरकार आया, तो जगह जगह पे हमारे को दंगे देखने मिलते हैं, जिससे ट्रैफिक लगेगा, रोडों पे धरने प्रदर्शन होंगे, जिससे कि बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे, स्कूल के विद्यार्थियों की छुट्टियां हो जाएंगी। तो इससे क्या है, पूरे अव्यवस्था फैल जाती है पूरे में। सरकार अगर साक्षरता रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो अच्छे स्कूल में जाने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार पाने की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसी है हमारी। अब उसके बाद बात करें राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता ऐसे आदर्श सिद्धांत हैं जिनके बारे में बात करते हैं। हम ऐसे मूल्यों को हमारे संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अमेरिका और भारतीय संविधान में किया गया। अमेरिका की संविधान में या भारतीय संविधान में इन चीजों को बहुत बढ़ावा दिया गया, हमारी प्रस्तावना में भी दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन चीजों पर
कौटिल्य, अरस्तु, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तक के समय तक वाद विवाद होता है। कभी भी ना एक डेफिनेशन रही नहीं इन चीजों की, सबके अनुसार अलग अलग तरीके से इनको देखा गया है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था, राजतंत्र लोकतंत्र में कौन सी व्यवस्था अच्छी है। तो आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने बात करी थी इसी चीज को लेकर, समानता कौन सी, क्या समानता होती है, कितने प्रकार की समानता होती है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया है कि समानता भी उतनी निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, दोनों को महत्वता दी जानी चाहिए। हिंदू स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की गई है। महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में पुस्तक लिखी गई थी, क्या, हिंदू स्वराज, उसमें इसकी बात की गई, स्वराज के अर्थ को व्याख्यात किया गया है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों, नीतियों, व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार, संविधान ने आकार ग्रहण किया है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इन सभी अवधारणाओं के बारे में पढ़ते हैं और इनकी अलग अलग विचारकों के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है, अलग अलग विचारकों के द्वारा क्या दृष्टिकोण था इन चीजों को लेकर, उन्हें समझने की कोशिश हम करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत इसलिए हम समझते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। रूसो, मार्क्स, गांधी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राजनेताओं को प्रभावित किया है। अगर हम बात करें इसमें अब हमारे लिए क्या प्रासंगिक है, तो स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्याय, ये सारी चीजें हमारे से जुड़ी हुई चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें जो हमारे को देखने मिलती हैं, इसलिए इन्हें हमें समझने की जरूरत है। कुछ लोग अपना मन चालक से पाने में सक्षम है, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी अक्षम है। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। तो कुछ समानता की बात करते हैं, कुछ हम बात करें तो न्याय की, और साथ ही साथ कुछ लोग हैं स्वतंत्रता की बात करते हैं। हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता रहता है। जैसे हम शतरंज और क्रिकेट के खेल में नए नए नियम बनाते रहते हैं समय अनुसार, ऐसे ही जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय इत्यादि जो है, इनके भी नई नई व्याख्या होती रहती है। आजीविका के अधिकार की, जीवन के अधिकार की, अभी जैसे सूचना का अधिकार आया सन 2005 में RTI, तो ये नई नई चीजें जोड़ी जाती रहती है विभिन्न संशोधनों के द्वारा संविधान में। और आज के टाइम पे जैसे देख रहे हो आप कि इंटरनेट का दौर चल रहा है, तो इसमें अब चीजों को लेकर हम देखते हैं कि बहुत सतर्कता बरतनी होती है और क्या क्या नियम बनाए जाने चाहिए, राइट टू प्राइवेसी वगैरह का। इंटरनेट कहाँ तक इस्तेमाल करने देना चाहिए, कहाँ तक नहीं देना चाहिए, ये सारी आतंकवादी गतिविधियां, अपराधियों गतिविधियों को रोकने के लिए किस तरीके से हमारे को इनका इस्तेमाल करना चाहिए। जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेटिजन। ओके, तो इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, वो किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, किसी अनजान व्यक्ति को चैट रूम में बात कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें अब ध्यान में रखते हुए हमारे को बदलाव करना पड़ता है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। अब राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, तो स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ, महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया है। लेकिन अब इन्हें व्यवहार में उतारना है, तो राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया कि आजादी या समानता क्या है, इसकी विविध परिभाषा क्या है। गणित के विपरीत जहां जैसे सिंपल डेफिनेशन होती है, वैसे इसमें नहीं है। इसमें सभी की विचारधाराओं के अकॉर्डिंग अलग अलग है। आपने गौर किया होगा, लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो कई बार हम पंक्ति में पीछे खड़ा होना पड़ता है। कई बार उस व्यक्ति को जब कोई देख लेता है तो हमें खुशी होती है कि ये अच्छा हुआ। कई बार वो आगे निकल जाता है तो हम अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं और कहते हैं कि यार ये सही है, ये आगे निकल गया, ठीक है। तो फिर हमारे अंदर भी ये चीज सवाल आ जाता है कि यार हम भी क्यों पालन कर रहे हैं नियम का। तो समान अवसर चाहते हैं हम वहां पर। तो ऐसे ही बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास सामान और सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं, पीट पाटते हैं और संवेदनशील हैं। तो अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है, अगर हम कहें कि हम थोड़े से भी सेंसिटिव हैं, तो हमें थोड़ा बहुत अनुचित लगता है कि यार कितनी मेहनत कर रहे हो तब जाके इतना पैसे मिल रहा, फिर उसको सुनने को ही मिल जाती मजदूर को, और बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए, अनुचित रूप से शोषित न हो, आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हो। बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। अधिक संख्या लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा लिया जाता है ताकि वो घर पे बच्चों का पालन पोषण कर सकें, अपने भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का। माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है। भारतीय संविधान को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकारी गारंटी है, अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकारों को ज्यादा ही करना चाहिए।
लेकिन कहीं कहीं पे हमारे को अच्छा लगता है जब देखें खेल के मैदान में हम समान अवसर चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर चाहते हैं। लेकिन अगर हम निष्पक्षता की बात करें, जैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग है या गरीब है या वंचित है, तो हमें अच्छा लगता है कि अगर उसको थोड़ी सी छूट दे दी जाती है। कोई हैंडीकैप है आता है तो हमें कभी कोई ऐतराज नहीं होता कि हाँ भाई वो क्यों आगे जा रहा है। ठीक है, जांच पड़ताल की सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं, अवसर की समानता कब प्राप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, तो ये सारी चीजें हमारे को इसमें समझने को मिलती हैं। आजादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम आगे अध्यायों में भी अध्ययन करेंगे, जो देखने में मिलेंगी इन पे। तो हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, आप गणित 10th क्लास तक क्यों पढ़ते हो? ताकि आप थोड़ा वो हिसाब किताब लगा सकें। ठीक है, बुनियादी जो एक एजुकेशन होती है वो हमें चाहिए होती है हिसाब किताब लगाने के लिए। जैसे भविष्य में उपरोक्त पेशों में से हम, जरूरी नहीं है कि हम गणितज्ञ बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फिर भी हम गणित पढ़ते हैं ना, जबकि हम में से कई गणितज्ञ इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। इसलिए नहीं कि बुनियादी अंक गणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है। ओके, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है कि हाँ वो बहुत जरूरी है कि थोड़ा बहुत हिसाब किताब लगाना आना चाहिए सभी को। दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने का अधिकार संपन्न नागरिक बन रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि हम एक गवर्नमेंट चुनने जा रहे हैं तो हमारे को राजनीतिक सिद्धांत पता होना चाहिए कि हाँ कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी बुरी, तो इसलिए हम वोट दे सके। तीसरी बात करें तो विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमें होगी तो इजीली हम सही तरीके से फैसला ले पाएंगे तार्किक दृष्टिकोण से कि हाँ कौन सही है कौन गलत। इसके अलावा हम बात करें, किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं वैसे ही हम गीत और लय मुख्य कलाकार नहीं होते। हम नहीं जानते कि क्या है, लेकिन डिसीजन हम लेते हैं कि सरकार कौन सी बनेगी कौन सी नहीं। लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसवादन करते हैं और श्रोताओं के जानकार और कदरदान होने का पता रहता है। इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिभूष कर सकते हैं। राजनीति एक आवश्यक बुराई है, आपको बताऊं तो राजनीति आवश्यक बुराई है कि नेसेसरी भी है, लेकिन ये बैड एविल भी है। अब वो कैसे? अगर हम राजनीति में नहीं जाएंगे, अगर राजनीति से जुड़ेंगे नहीं, तो क्या पता फ्यूचर में तुम में से ही कोई अच्छे पॉलिटिशियन बने और बाद में जाके हम उस चीज को महसूस करें कि अगर हम राजनीति अच्छी तरीके पढ़े होते तो आज शायद हम ऐसे नहीं होते। ओके, तो राजनीति में आपको जुड़ा रहना होगा। अगर तुम दूर जाओगे तो देश सुधरेगा नहीं कभी, तो इसलिए राजनीति करना भी जरूरी है। तो राजनीति एक आवश्यक बुराई है कि बुराई तो है लेकिन आपको घुसना पड़ेगा। आजादी, समानता, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले हैं और परिवारों, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसाय केंद्र आदि में तरह तरह के भेदभाव पर हम प्रतिदिन देखते हैं। तो उनको हटाने के लिए आप जैसे ही अगर अच्छा व्यक्ति कोई जाएगा तो अभी आप राजनीति को सुधार पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे को देखने मिलती है। एक छात्र के रूप में एक बहस और भाषण के लिए भी हमारे राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता होती है। अगर कहीं पर बातचीत चल रही है, कहीं पर भी बात शुरू हो जाती है, कहीं पर खड़े हो गए कि 5 लोग कहीं ट्रेन में जा रहे हैं कहीं पर भी, तो राजनीति से रिलेटेड बातें होने लग जाती है, ये सरकार ऐसा कर रही है ऐसा कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता होगा तो आप उस डिबेट में हिस्सा ले पाओगे। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारे राजनीतिक सिद्धांत की हो सकता है। देखो सबसे पहली बात क्या आप डिसाइड करते हो गवर्नमेंट कौन सी होगी। दूसरी चीज, आपको सही गलत पता होगा तो आप इजिली डिसाइड कर पाओगे। और तीसरी चीज क्या है कि आप जो एक मतदाता के तौर पर आप आगे फ्यूचर में एक पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। तो इसलिए आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे को राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलती है अलग अलग। और हिंदू स्वराज में गांधी जी के द्वारा स्वराज की बात की गई है इसी में कि हाँ किस तरीके से स्वराज स्थापित किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई है। जबकि अम्बेडकर ने यहीं पर बात करी थी समानता के लिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार देखने मिलते हैं। जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं और इंडियन थिंकर्स हैं उनके हम आगे विचारों को पढ़ेंगे एक एक चैप्टर में, चैप्टर वाइज चैप्टर। या समानता पर एक चैप्टर है, न्याय पर है, एक अधिकार पर, एक स्वतंत्रता पर है, एक धर्मनिरपेक्षता पर है, एक नागरिकता पर। तो इन पे हम पढ़ेंगे विचारों को सभी के, वेस्टर्न थिंकर्स के भी, इंडियन थिंकर्स के भी। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगी। इसमें हमने समझा कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों जरूरी है और राजनीति क्या होती है। ओके, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो चैनल को, ताकि जो है दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के उन तक ये पहुंच सके वीडियो। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी है इसलिए इसे समझने की जरूरत है। ये रट्टा नहीं मार सकते आप, ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। इसमें फैक्ट नहीं है कि डेट याद करनी है या किसी का एक नाम याद करना है। इसमें आपको थ्योरी समझनी होगी, किसने क्या कहा और किसका क्या अर्थ होता है। और ये आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये वाली बुक। वो जो बुक है वो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जरूरी है फर्स्ट बुक, लेकिन ये जो है ये आपके लाइफ से रिलेटेड है।
ओके तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ओके गाइज, और दूसरी वीडियो भी आएगी आपकी, और कोई समझने में दिक्कत आ रही है कमेंट करके जरूर बताएं। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि हाँ इसको समझने में मेरे को दिक्कत आई, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में भी अगली वीडियोज में। ओके, थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।